नमस्कार, माई सेल्फ अविनाश कुमार। आज हम पीजी सेकेंड सेमेस्टर के गुप्ता डायनेसिटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। पीजी में ऑब्जेक्टिव से भी क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए इसके सिलेबस के अनुसार हम इस पे डिस्कशन करेंगे। इसमें सिर्फ हम गुप्त साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, गुप्त वंश का आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में था। गुप्त वंश के आरंभिक मुद्राएं एवं अभिलेख कहाँ पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए, आरंभिक अभिलेख और मुद्राएं जो है वो पुरातात्विक साक्ष्य में आते हैं। आर्कियोलॉजिकली आपका सोर्स हो गया। वो सोर्स जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स होता है आपके पुरातात्विक साक्ष्य। इससे हमें किसी भी साम्राज्य के बारे में या किसी भी संस्कृति के बारे में सही जानकारी मिलती है। गुप्त लोग संभवतः किसके सामंत थे? कुषाण के, है ना। कुषाण के बाद हम पढ़े थे कि उत्तर भारत में कुषाणों के बाद जो है गुप्त साम्राज्य आता है। गुप्त वंश के बारे में जानने से संबंधित अभिलेख हमको बताना है, क्योंकि अभिलेख से हमको विभिन्न शासकों के बारे में पता चलता है। तो समुद्रगुप्त के बारे में पता करने के लिए प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, कुमारगुप्त से संबंधित अभिलेख बिलसंड स्तंभ अभिलेख है, बिलसंड स्तंभ लेख है। स्कंदगुप्त जो कि गुप्त वंश का अंतिम महान राजा था, उसका संबंध भीतरी स्तंभ लेख से है। अभिलेख के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। यह किस तरह का स्रोत मानी जाती है? पुरातात्विक स्रोत। गुप्त वंश के चंद्रगुप्त प्रथम का काल कब से कब तक था? 319 ईस्वी से 334 ईस्वी तक। गुप्त संवत जैसे कैलेंडर चलता है संवत में, जो कि एक नए कैलेंडर की तरह था, उसे चलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। शक संवत का आरंभ कब से माना जाता है? 78 ईस्वी से। देखिए, ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप एग्जाम दीजिएगा तो शक संवत पूछ के ऊपर नीचे में क्वेश्चन में आपको लिख देगा ऑप्शन में 78 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी। तो ध्यान रखिएगा 78 ईस्वी ही मारिएगा उसमें, ठीक है। 78 ईस्वी में शक संवत किसने चलाया? कनिष्क ने चलाया। कनिष्क कौन था? कुषाण वंश का एक महान राजा था। गुप्त राजाओं ने उत्तर भारत को कब से कब तक राजनीति के एकता सूत्र में बांधे रखा? 335 से 455 ईस्वी तक। अब हम फिर से काल निर्धारण करते हैं विभिन्न राजाओं के जो गुप्त वंश के हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का काल 319 से 334 ईस्वी, समुद्रगुप्त का काल 335 से 380 ईस्वी, और चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि ये भी एक महान राजा था, इसका काल 380 से 412 ईस्वी। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम क्या था? हरिसेन। हरिसेन जो है बहुत इंपॉर्टेंट ये दरबारी कवि है। इसी समुद्रगुप्त के नाम पर इलाहाबाद का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, जिस पर हरिसेन ने समुद्रगुप्त का गुणगान किया है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पर ही अशोक का भी नाम मिलता है। अशोक का भी अभिलेख खुदा हुआ है। अशोक जहां एक तरह से शांति प्रिय था, उसी तरह से समुद्रगुप्त जो है उसके विपरीत एक साम्राज्य निर्माता की भांति कार्य करता है। समुद्रगुप्त द्वारा जीते गए जो स्थान थे उसको 5 भागों में बांटा गया, जैसे उत्तर भारत, दक्षिण भारत, दक्कन का क्षेत्र। तो उसको 5 भागों में बांटा गया, जिसमें चौथा जो भाग था वो कहलाता था, वो एरिया जो था चौथे भाग वाला, वो एरिया था पूर्वी दक्कन का क्षेत्र। दक्कन का क्षेत्र जो महाराष्ट्र का इलाका है, दक्षिणी आपका महाराष्ट्र का इलाका हो गया, थोड़ा सा गुजरात और एमपी का इलाका जो है, जो ये इलाका जो है दक्कन का क्षेत्र पड़ता है। तो दक्कन के क्षेत्र में जो है पूर्वी दक्कन एवं दक्षिण भारत के क्षेत्र में आते हैं, और इसमें 12 शासक थे जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर छोड़ दिया था उनको। श्रीलंका के किस शासक ने गया में बुद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति प्रदान करने के लिए समुद्रगुप्त के पास दूत भेजा था? मेघवर्मन। श्रीलंका का शासक मेघवर्मन जो था, उसने अपने दूत को ये भेजा था कि हमको गया में एक बौद्ध मंदिर बनवाना है, उसकी अनुमति लेने के लिए। बहादुरी और युद्ध कौशल के लिए किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। समुद्रगुप्त को। किस गुप्त वंश के शासक के काल में गुप्त साम्राज्य सर्वोच्च चोटी पर पहुंच गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, यानी 380 से 412 ईस्वी के काल में। प्रभावती जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, उसका विवाह किससे हुआ था? बाकाटक राजा से। बाकाटक राजा जो गुजरात के एरिया में है।
चंद्रगुप्त द्वितीय मालवा एवं गुजरात पर विजय प्राप्त करके पश्चिमी समुद्र तट पर अपनी विजय पताका लहराई, जो उसके व्यापार वाणिज्य के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुआ। तो ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, तो मालवा और पश्चिमी गुजरात पर जब अपना वर्चस्व हासिल कर लेता है, तो आपको पता होना चाहिए कि गुजरात जो है प्राचीन काल से ही समुद्री व्यापार के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में हमने देखा था कि गुजरात में एक लोथल नाम का बंदरगाह था। जो लोथल नाम का बंदरगाह था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, वहाँ से व्यापार वाणिज्य बहुत तेज़ी से हुआ करता था। तो ये चंद्रगुप्त को भी जब मिला तो इससे गुप्त साम्राज्य के व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसे द्वितीय राजधानी बनाया? उज्जैन को। उज्जैन जो थी इसकी द्वितीय राजधानी बनाया, और उज्जैन जो है दरबारी कवियों से एकदम समृद्ध था। दरबार में विद्वानों के बहुत सारे जो है प्रश्रय दिया गया था। दिल्ली में एक देखते हैं हम कि कुतुब मीनार है, उसके लौह स्तंभ है, उस पर एक चंद्र नाम खुदा हुआ है। इस चंद्र नाम को किससे जोड़ा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका काल 380 से 412 है। देखिए काल हम बार बार दोहरा रहे हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 412 ने कौन सी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की। चंद्रगुप्त द्वितीय का उज्जैन का दरबार किस विद्वानों से सुसज्जित था? कालिदास एवं अमर सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ देगा क्वेश्चन आपसे कि अमर सिंह एवं कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो ये है चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कौन सा महान चीनी यात्री, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महान चीनी यात्री भारत आया था? तो ये आए थे फाइयान जो है भारत आए थे, और ये महान चीनी यात्री थे। ईसा की 5वीं सदी के उत्तरार्ध में गुप्त साम्राज्य का पतन होने लगा, और भारत के उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों से विदेशियों, विशेषकर हुनों के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य टिक नहीं पाया। देखिए उत्तर पश्चिम जब हम बोलते हैं भारत का, तो जो पाकिस्तान से इलाका हमारा बाउंड्री टच होता है वो इलाका है भारत का उत्तर पश्चिम तट। तो जितने भी आक्रमणकारी आए तो उधर से ही आए, बेसिकली उधर पहाड़ था लेकिन उधर के दर्रे से होकर वो लोग आते थे। तो ये हुन जो थे ये एक ऐसी प्रजाति थी, जनजाति थी कि मतलब बहुत ही तेज़ी से बहुत ये आक्रमणकारी थी, और ये मतलब स्कंदगुप्त ने हालांकि इसका डटकर मुकाबला किया, लेकिन ये हुनों के सफलता का मूल कारण ये था कि ये हॉर्स राइडिंग यानी कि घुड़सवारी में बहुत निपुण थे, बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट जिसको कहते थे वो एक्सपर्ट थे। इसकी बदौलत इन्होंने पूरे ईरान को और भारत में काफ़ी जो है हमले किए। ठीक है, अंत में हम देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य में हमने बताया था कि सामंती प्रथा जी थी वो एक उसके पतन का कारण बना। तो करद सामंत राजाओं ने गुप्त साम्राज्य के उत्तराधिकारी जो थे उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाया। इस प्रकार गुप्त साम्राज्य का पार्ट 1 समाप्त हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का।